ज़्यादातर लोगों को जो प्रोस्टेट की समस्याएं होती हैं वो उस समय होती हैं जबकि सर्दियां आ रही होती हैं। सो आँख की कई दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोस्टेट पे असर डालती हैं। सो आँख में दवा डाली और प्रोस्टेट में स्पैज्म हो गया। कोई भी दवा बीपीएच को रिवर्स या ख़त्म नहीं कर सकती, ये सिर्फ कंट्रोल करती है, सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। इसीलिए जो मरीज़ ये दवा लेते हैं दे टेक इट फॉर लाइफ। जिनको दवा चल रही होती है उनकी दवा बंद नहीं होती, वो सालों से लेते रहते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर नाम की दवाई है, इसके भी बड़े लंबी लिस्ट है साइड इफ़ेक्ट्स की। सो व्हेन दे टेक दिस मेडिसिन दे गेट अप फ्रॉम द बेड, ऑल ऑफ अ सडन पोस्चरल हाइपोटेंशन हुआ, दिमाग में धुंधलापन हुआ और ज़मीन पे गिर गए और फ्रैक्चर हो जाता है। उन पुरुषों में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं। इससे क्या होता है, जो इंटरकोर्स के दौरान जो वीर्य बाहर निकलता है, सीमेन बाहर निकलने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। अब जो यूरोप में या अमेरिका में पिछले 10-15 सालों में बातचीत हो रही है वो प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की हो रही है ताकि हम इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें। पेशेंट आते हैं ओपीडी में बिना एनेस्थीसिया के 10-15 मिनट के प्रोसीजर में सारा उनको, चाहे यूरोलिफ्ट हम करें, चाहे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करें या फिर वाटर वेपर थेरेपी करें, डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की बनावट कैसी है, कितना बड़ा साइज़ है, किस एंगल से बड़ा है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने हाल ही में प्रोस्टेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। जाने माने यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ, जिन्हें किडनी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज एक बार फिर वो हमारे साथ है। प्रोस्टेट से ही रिलेटेड आज के एपिसोड में बात होगी, बीपीएच से रिलेटेड इलाज पर, ऑप्शंस क्या हैं इलाज के और कौन सा इलाज सबसे बेहतर है, इस पर बात। वेलकम सर। नमस्कार राजेंद्र, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मुझे इतने अच्छे लोगों के कमेंट सुनने को मिले, मुझे स्वयं इतना अच्छा महसूस हुआ और लोगों ने बड़े मतलब इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से मुझे ऐसे कमेंट्स भेजे जिससे कि आई वाज वेटिंग कि मैं दूसरा एपिसोड करूं या आपके साथ दोबारा से रूबरू होने का मौका मिले। और इतने अच्छे लोगों को, सीनियर लोगों, एक तो ये जो प्रोस्टेट की बीमारी है बड़े सीनियर लोगों में होती है, 60-70 साल के लोगों में, तो बड़े लोगों के फ़ोन आए मेरे पास जिनकी उम्र इस एज की है और इतने अच्छे कमेंट्स उन्होंने दिए। उसमें कई पत्रकार भी थे, कवि भी थे, कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस वाले, वेरीड फील्ड के लोग, और उन्होंने इतने अच्छे मेरे को बातें कही और कमेंट्स कहे कि मुझे स्वयं बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक समाज के लिए एक अच्छा सोर्स बन रहा हूँ। और सारा क्रेडिट आपका और आपके चैनल का है। थैंक यू सो मच फॉर, क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच कि आपने इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे लोग ये कमेंट में लिख रहे हैं कि सरल भाषा में, आसान भाषा में आपने पूरी डिटेल दी। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है और उसका क्या असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन का पूरा पता भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी है उसमें। किसी को कांटेक्ट करना है तो आप कर भी सकते हैं। और आज के एपिसोड में अब हम आगे बात करेंगे। अब प्रोस्टेट का, बीपीएच का इलाज से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवालात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आए हैं। मुझे लगा कि ये एपिसोड ज़रूरी है। बीपीएच का इलाज हमने एक छोटा सा पोर्शन उसमें कवर किया था इससे पहले के एपिसोड में, अब आज डिटेल में हम बात करेंगे। हम शुरू करते हैं। एक सवाल मैं देख रही थी जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेट का आइडियल साइज़ क्या होता है और उसका बढ़ना, मतलब किस साइज़ में उसे बढ़ा हुआ माना जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एनाटॉमिकल आइडियल साइज़ करीब 10 से 15 ग्राम होता है। जो कि अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोस्टेट में यह है कि प्रोस्टेट में साइज़ के अलावा उसकी टोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिर्फ साइज़ से नहीं इम्पॉर्टेंट होता, प्रोस्टेट की लोकेशन क्या है, उसमें टोन कितना है। और उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है ग्लैंडुलर कंपोनेंट, जो कि ग्लैंड जो कि साइज़ दिखाता है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। और एक होता है स्मूथ मसल कंपोनेंट, जो कि उसका डायनेमिक कंपोनेंट होता है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे जो प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं होती हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ से प्रेसिपिटेट होती हैं। प्रोस्टेट जैसे हार्ट अटैक पिक्चरों में दिखाते थे कि किसी को इमोशनल इंसल्ट हुई और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, उसी तरह से प्रोस्टेट में भी अटैक्स होते हैं।
और प्रोस्टेट का अटैक जो है ये एक डायनेमिक, वो ग्लैंड के साइज़ के कारण नहीं होता। जो ग्लैंड के साइज़ बड़ा होने के कारण, किसी का ग्लैंड 20 ग्राम का, किसी का 30 का, किसी का 50 का, 100 का, और कुछ अभागे लोग ऐसे होते हैं जिनका 150 200 ग्राम के भी ग्लैंड आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं, जो लोग बड़े नेग्लेक्टेड रहते हैं या जिन्हें सही समय पता नहीं लग पाता। तो साइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साइज़ के साथ साथ प्रोस्टेट की टोन, यानी उसमें स्मूथ मसल कंपोनेंट कितना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जब सर्दी शुरू होती है, जैसे सडन चेंज ऑफ वेदर जब भी होता है, तो इट इंड्यूसेस स्पाज्म इन द प्रोस्टेट। जो डायनेमिक कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा, उसकी टोन बहुत बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को, या हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो प्रोस्टेट की समस्याएं होती हैं वो उस समय होती हैं जबकि सर्दियां आ रही होती हैं। सो ऑनसेट ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें बहुत से प्रोस्टेट के लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक मैसेज ये भी है कि जिन लोगों को कम सिम्टम्स हैं जून जुलाई के महीने में, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी उनके सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो ये उसके डायनेमिक कंपोनेंट की वजह से होता है, स्मूथ मसल कंपोनेंट की वजह से। इसका एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे कि हम आँख में दवाई डालते हैं। सो आँख की कई दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोस्टेट पे असर डालती हैं। सो आँख में दवा डाली और प्रोस्टेट में स्पैज्म हो गया। कई बार हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं या कोई कफ सिरप लेते हैं। सो कई ऐसे मेडिकेशंस होती हैं, दवाइयाँ, जो कि उसमें स्पैज्म पैदा कर देती हैं, और ये दवा खाने के कारण पेशाब के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं। इमोशनल इंसल्ट इज़ वन मोर फैक्टर। जैसे किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया, या बच्चों में बंटवारा हो गया, या किसी एल्डरली आदमी के स्पाउस की डेथ हो गई, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्पैज्म पैदा कर सकते हैं प्रोस्टेट में। सो अगेन दिस शोज दैट प्रोस्टेट हैज़ गॉट अ डायनेमिक कंपोनेंट ऑल्सो। इट इज़ नॉट जस्ट द साइज, बट इट इज़ ऑल्सो द टोन इन द ग्लैंड। कई बार जैसे कोई आदमी होता है, उसने अपना यूरिनेशन पोस्टपोन करते जा रहे हैं। जैसे कि बस में जा रहे हैं, सपोज़ कोई एल्डरली आदमी, उनके प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उन्हें बार बार पेशाब करने के लिए बस रुकवाना पड़ रहा है, तो उनकी भी मन में हिचकिचाहट होती है, और वो ये चाहते हैं कि हम बस नहीं रोकें, बार बार सभी बाकी यात्रियों को परेशानी हो रही है। सो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा देर तक पेशाब रोक लेते हैं, तो पेशाब अचानक से बंद हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट की टोन बहुत बढ़ जाती है। सो प्रोस्टेट में दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्लैंड का साइज़ कितना बड़ा है और प्रोस्टेट के फाइबर्स की टोन कैसी, और एक तीसरा और कंपोनेंट है जिसको हम ब्लैडर नेक कहते हैं। ब्लैडर नेक कई लोगों का बड़ा हाई होता है। दिस अगेन हैपन्स बिकॉज ऑफ स्पैज्म, और उसकी वजह से भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 3 कारण हैं जो कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट द ग्लैंड साइज विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ द टोनिसिटी। यंग एज में कई बार 30-35 साल के यंग लड़कों में या यंग मेल्स में भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो कई बार बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं। दे आर ऑन अ वेरी हाई जॉब, उसमें जो है उनके स्पैज्म में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन, कनाडा चले गए, यूएस चले गए, 14 घंटे की यात्रा की, उसकी वजह से भी सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट में साइज़ के अलावा उसकी टोन का भी बड़ा रोल होता है। सो जिन लोगों का प्रोस्टेट 20 ग्राम का है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको सिम्टम्स नहीं होंगे। कई बार उनके बड़े सीवियर सिम्टम्स होते हैं। किसी का ग्लैंड 100 ग्राम का है, लेकिन उसको उतने सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स धीरे 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 वो ग्लैंड का साइज़ बढ़ा है, तो इसलिए उनमें सिम्टम्स वो पहचान ही नहीं पाते। इतने स्लो उनके सिम्टम्स होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। राइट। तो अब हम इलाज पे बात करते हैं, बीपीएच। जो प्रोस्टेट का इलाज है, अभी तक 2 स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट थे उसके। एक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट तो मेडिकेशंस का था, दवाइयों का। सो दवाइयों में 2 दवाइयाँ हैं। एक तो है अल्फ़ा ब्लॉकर, जो कि टैमसुलोसिन उसका सॉल्ट है, और वो यूरीमैक्स, वेल्टैम, कॉन्टीफ्लो, डाइनाप्रेस, बहुत से नामों से मार्केट में मिलती है। सबसे कॉमनली यूज ड्रग है। 90% लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना सलाह के वो केमिस्ट्री दे देते हैं। सो एक तो यूरीमैक्स दवाई है या अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, और दूसरा सब ग्रुप है मेडिसिन का जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जो कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं और उनका लेवल कम करती हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से काफ़ी डिपेंडेंट होती है, जिसको कि हम मर्दाना हार्मोन कहते हैं। तो जब ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मर्दाना हार्मोन को थोड़ा सा कमज़ोर करती हैं, ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है। तो एक तो ये सब ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं। दूसरा जो इलाज का तरीका है प्रोस्टेट का, वो है ऑपरेशन, जिसमें कि हम TURP करते हैं या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो दूरबीन से प्रोस्टेट को काट के निकाल देते हैं, या फिर एक तरीका है जिसमें कि लेज़र से पूरा प्रोस्टेट काट के निकाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज होल्मियम लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी, लेज़र इन्यूक्लिएशन। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर या कई ऐसी बीमारियां जिसमें कि हम रोबोट से सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी से पूरा प्रोस्टेट काट के निकाल देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की कई विधियां हैं प्रोस्टेट के इलाज के सर्जरी करने की, ये एक सब ग्रुप है। तो अभी तक पिछले 40-50 वर्षों में यही दो तरीके से प्रोस्टेट का इलाज होता आ रहा था। अब पिछले करीब एक दशक से, यानी कि 8-10 साल से, एक तीसरा सब ग्रुप आया है जिसका नाम है प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, प्रॉमिस ट्रीटमेंट, जिसमें कि कई प्रकार के इलाज हैं, जो कि है यूरोलिफ्ट है, रिज्यूम है, या आईटिंड इम्प्लांट हैं, या प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। इस तरह के कई मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं ट्रीट करने के, उस पर मैं बात करूंगा बाद में कि कौन सा किसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन ये सब ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, और जो भी थोड़े से जानकार लोग हैं या जिन्हें इसके बेनिफिट्स पता हैं, वो इसी सब ग्रुप को ऑप्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो मेडिकेशंस हैं इनके भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के। हाँ, बहुत ज़्यादा जो ये दावा करते हैं कि दवाइयों से प्रोस्टेट ठीक हो जाता है। देखिए, प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो कि एक उसकी नेचुरल हिस्ट्री है, वो एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई सॉल्ट ही नहीं है जो कि उसको रिवर्स करे। इट इज़ ओनली, वो दवाइयों से उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। जो बीमारी करीब 10 साल में पूरी तरह से बढ़नी थी, वो हो सकता है 12 साल ले ले, 14 साल ले ले। लेकिन कोई भी दवाई, चाहे वो ड्यूटास्टेराइड हो, चाहे फिनास्टेराइड हो, कोई भी दवा, इस पे तो बड़े ट्रायल्स हो चुके हैं, वेटेरियंस कोऑपरेटिव ट्रायल, अमेरिका के बहुत बड़े ट्रायल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि कोई भी दवा BPH को रिवर्स या ख़त्म नहीं कर सकती। ये सिर्फ कंट्रोल करती है, सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। थोड़ा बहुत प्रोस्टेट का जो स्मूथ मसल कंपोनेंट की बात मैं कर रहा था, उसको रिलैक्स करती है, स्मूथ मसल की टोन को। सो दिस इज़, ये जो दवाएं अल्फ़ा ब्लॉकर्स जिनको हम कहते हैं, प्रोस्टेट की स्मूथ मसल टोन को रिलैक्स करती हैं, ब्लैडर नेक पे जो फाइबर्स होते हैं उनको रिलैक्स करती हैं। और ड्यूटास्टेराइड जो ग्लैंड है, ड्यूटास्टेराइड जो दवा है, वो ग्लैंड को थोड़ा बहुत श्रिंक करती है। लेकिन ये दोनों ही दवाइयाँ रिवर्स नहीं कर सकती, तो BPH को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो मरीज़ ये दवा लेते हैं, दे टेक इट फॉर लाइफ। जिनको दवा चल रही होती है, उनकी दवा बंद नहीं होती, वो सालों से लेते रहते हैं। अब इनके बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जो ये पहली अल्फ़ा ब्लॉकर नाम की दवाई है, इसके भी बड़े लंबी लिस्ट है साइड इफ़ेक्ट्स की। मैं सिर्फ 2 साइड इफ़ेक्ट्स पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। उसमें पहला साइड इफ़ेक्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन, जिसको कि आम तौर पर आम मरीज़ जो महसूस करता है डिजीनेस के रूप में, डिजीनेस का, हाँ, चक्कर आना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब आप लेट के खड़े होते हो ऑल ऑफ अ सडन, तो बिल्कुल डिजीनेस हो जाती है, और कई बार मरीज़ ज़ोर की ज़मीन पे भी गिर सकते हैं। और ख़ास करके उस पॉपुलेशन में जो कि 50+ है या 60+ है, इन पॉपुलेशन में और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। कोई डायबिटिक होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। सो व्हेन दे टेक दिस मेडिसिन, दे गेट अप फ्रॉम द बेड, ऑल ऑफ अ सडन पोस्चरल हाइपोटेंशन हुआ, दिमाग में धुंधलापन हुआ, और ज़मीन पे गिर गए और फ्रैक्चर हो जाता है। सो एक तो ये बहुत ही डेंजरस सिम्टम है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मॉर्बिडिटी भी हो सकती है, इससे मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। दूसरा सिम्टम जो है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का सिम्टम, जिसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन उन पुरुषों में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं। इससे क्या होता है, जो इंटरकोर्स के दौरान जो वीर्य बाहर निकलता है, सीमेन बाहर निकलने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। सो ड्यूरिंग इंटरकोर्स द पीपल, दे आर नॉट एबल टू इजैकुलेट।
and their ejaculation is inside the bladder, so nothing comes out and it is a very frustrating side effect because अगर कोई मरीज़ यंग एज का है, 45-50 साल का है, 65 साल का है, बहुत से लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिनकी होती है वो अच्छी उम्र तक सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिम्टम होता है और बहुत ही ज़्यादा डिबाइलिटेटिंग सिम्टम होता है। हमारे समाज में बिकॉज सेक्सुअल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट होती है। अगर हम अमेरिका का डेटा देखें या बड़े बड़े जो बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ का डेटा देखें तो करीब 65 to 70% ऑफ पेशेंट्स विल नॉट टेक दिस मेडिसिन्स बियॉन्ड 1 month, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं, अस्थीनिया, फटीग, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है 50 साल की उम्र में जिसको दवा शुरू हुई वो कहाँ 30 साल तक लेता रहेगा ये दवाई। तो बाहर लोग इस दवा से बहुत परहेज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्जरी की। शायद लोगों को ना दवाई लेना इजी लगता है, आसान है, गोली खा ली, लेकिन हम सर्जरी के लिए जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये डर यहाँ पर है हमारे समाज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो मेडिकेशन ईजिली अवेलेबल है और मेडिकेशन से थोड़ा बहुत सिम्टम रिलीफ ज़रूर होता है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का होता है, पूरा सिम्टम्स में कभी रिलीफ नहीं होता। तो इन मेडिसिन की वजह से लोग परेशान भी रहते हैं काफ़ी, और मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जो लोग सर्जरी कराना चाहते हैं, सर्जरी के बड़े एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं कि दवाओं से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर जो है पेशाब बिल्कुल ही बंद हो गया, या ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब की थैली में स्टोन बन गया है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इस तरह के कुछ एक इंडिकेशंस जो कि हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन, जो आज से करीब 15-20 साल पहले बहुत प्रचलित थे, हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में बीपीएच जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बीमारी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई से 50 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन हैं जिनको कि दिन में 4 मीटिंग्स अटेंड करनी है, सपोज बड़े सीनियर आईएएस अफसर हैं या कोई आईपीएस अफसर हैं या कोई जज साहब हैं जिनको कि मीटिंग्स अटेंड करनी है, या कोई सीईओ है किसी कंपनी के, मैनेजर हैं, उनको हर 1 घंटे में अगर उठ के बार बार पेशाब करने की हाजत हो, बार बार पेशाब करने जाना हो, तो उनके लिए ये बड़ा एम्बैरेसमेंट है और बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसे लोग भी सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी के ट्रीटमेंट। सर्जरी के ट्रीटमेंट में अभी तक ट्रेडिशनली पिछले 40, 50, 60 साल से हम लोग TURP करते आ रहे थे, जिसको कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। इसमें दूरबीन से अंदर जाके प्रोस्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं हीट एनर्जी से और उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको TURP कहते हैं। इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट होते थे। इसमें जो है बहुत से ब्लीडिंग होती है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, कैथेटर रखना पड़ता है। प्लस सर्जरी का एक सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट जो 2 होते हैं, एक है स्ट्रक्चर, क्योंकि हीट इस्तेमाल होती है, चाहे वो हम लेज़र से TURP करें, चाहे इन्यूक्लिएशन करें, चाहे सलाइन TURP करें, चाहे नॉर्मल TURP करें, किसी भी तरह से जो दूरबीन वाले ऑपरेशन होते थे उसमें हमेशा एक तो ब्लड लॉस, दूसरा इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं स्ट्रक्चर बनना, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर, पेशेंट्स के डिसयूरिया बहुत होता है, जब वो पेशाब करते हैं तो उनके जलन होती है। कई पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ हीट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी उनके स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्लैडर नेक उनका सिकुड़ जाता है, पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, और 2-4 साल में बड़े सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और वो प्रोस्टेट के इलाज से पहले जितनी परेशानी थी उसकी दुगनी परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि अब तो ऐसी बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं। स्ट्रक्चर और ये ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर, ये ऐसी बीमारी हैं जिसके साथ इंसान पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहता है और उसके जाने के बाद ही ये बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो इसलिए जो TURP या इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उनमें 5-10% केसेस में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कई बार बड़े डिबाइलिटेटिंग हो जाते हैं। एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि है इनकॉन्टिनेंस स्पेशली एक एल्डरली आदमी के लिए बहुत ही शर्मनाक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि जिसका पेशाब हमेशा लीक करता रहता है उसको एक तो हमेशा डायपर लगा के रखना पड़ता है, शरीर से बदबू आती है तो उसकी सोशल आइसोलेशन होती जाती है, घर में बच्चे पास में नहीं आते तो उनको बड़ा बुरा फील होता है। मैनी टाइम्स देयर आर सुसाइडल टेंडेंसीज, उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे ही मेरे पास नहीं बैठना पसंद कर रहे हैं, हर आदमी मुझसे दूर भाग रहा है कि पेशाब की बदबू आ रही है, तो वो
अगेन बहुत ज़्यादा डिबाइलिटेटिंग हो और जाता बहुत डिप्रेसिंग और बड़ा साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेटिंग साइड इफ़ेक्ट है। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट है जो है वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। अगेन जब भी हम TURP करते हैं या किसी भी प्रकार की सर्जरी प्रोस्टेट में करते हैं तो उसमें अगेन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। और आज से करीब 20-25 साल पहले ये माना जाता था कि जिस उम्र में प्रोस्टेट ग्लैंड का बीमारी होती है उस उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी आदमी की ख़त्म हो चुकी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छे अच्छे जो वेल प्लेस्ड लोग हैं वो 70s में भी गुड परसेंटेज ऑफ इंडियन मैन आर सेक्सुअली एक्टिव एंड दे वांट गुड सेक्सुअल आउटकम। सो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत तकलीफ दे होता है। तो ये दवाएं और सर्जरी ये दोनों ही साइड इफ़ेक्ट से भरे हुए ट्रीटमेंट्स हैं। इसलिए अब जो यूरोप में या अमेरिका में पिछले 10-15 सालों में बातचीत हो रही है वो प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की हो रही है, ताकि हम इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें। मरीज़ को एक डे केयर ट्रीटमेंट बिना अनस्थीसिया के, पेशेंट आते हैं OPD में बिना अनस्थीसिया के 10-15 मिनट के प्रोसीजर में सारा उनको, चाहे यूरोलिफ्ट हम करें, चाहे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करें या फिर वाटर वेपर थेरेपी करें, डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की बनावट कैसी है, कितना बड़ा साइज़ है, किस एंगल से बड़ा है, कौन सा लोब बड़ा है, मीडियन लोब है कि लैटरल लोब है, पेशाब की थैली की हालत कैसी है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इनके बेसिस पे एक हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं। एक फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी जिसको कि एक पतली सी तार जैसे होती है, बिजली की वैसी दूरबीन होती है, उससे पेशाब की थैली, प्रोस्टेट की बनावट अंदर से पूरा चेक कर लेते हैं और उसके बाद प्लानिंग करके यूरोलिफ्ट किस एंगल पे क्लिप लगाना है, कितना बड़ा ग्लैंड है, कितने क्लिप्स लगने हैं, किस तरह से उस पेशाब के रास्ते को खोलना है, इस पे हम लोग एक एवरी पेशेंट का हम लोग चार्ट बना के बहुत इजीली कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये डे केयर ट्रीटमेंट है, इसमें पेशेंट आते हैं और आधे घंटे में ऑपरेशन हो भी जाता है और 3-4 घंटे में घर वापस चले जाते हैं। यूरोलिफ्ट में किसी प्रकार के कैथेटर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगे। तो ये बड़ा ही डे केयर और बहुत ही लोकप्रिय ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसके अलावा जो वाटर वेपर थेरेपी है वो भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। उसमें भी जो है स्टीम के इंजेक्शंस लगा देते हैं हम लोग, उसमें भी सेम डे पेशेंट घर चले जाते हैं। उसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि उसका पीक इफेक्ट जो है वो करीब 3 महीने बाद आता है, तो उसमें कुछ समय कैथेटर रखना पड़ता है। तो कुछ एक चुनिंदा पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि हमें लगता है कि वाटर वेपर थेरेपी ही प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उनमें वो करते हैं। कई पेशेंट्स में हम लोग कंबाइंड ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसको कि कोरम प्रोसीजर करते हैं, कंबाइंड यूरोलिफ्ट एंड रिज्यूम दोनों किया जा सकता है, या हाइब्रिड ट्रीटमेंट भी होता है कई पेशेंट्स में। तो एवरी पेशेंट्स के हिसाब से उसकी थेरेपी या उसका ट्रीटमेंट का जो स्वरूप है वो टेलर किया जाता है। ओके। सो ये थेरेपीज़ जो प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़ हैं, नेमली रिज्यूम है, यूरोलिफ्ट है या प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, आईटिंड इम्प्लांट, ये बड़ी मॉडर्न डे थेरेपीज़ हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं और दे preserve the quality of life as well as without any kind of side effects or any sexual dysfunction. These therapies are there. बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि योग से और बहुत सी और जो दवाइयाँ होती हैं उनसे प्रोस्टेट का बढ़ना जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है या प्रोस्टेट श्रिंक किया जा सकता है, ऐसा है क्या? कोई ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती है जिससे प्रोस्टेट श्रिंक हो जाए? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोस्टेट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ग्लैंड का कंपोनेंट होता है और एक जो उसकी टोन होती है स्मूथ मसल का कंपोनेंट होता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि स्ट्रेस का या बॉडी की सिंपैथेटिक टोन का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोस्टेट में स्पैज्म क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत स्ट्रेस में है या किसी की ट्रैवल हो रही है, कई दफ़े किसी के यहाँ सपोज़ कोई रेड पड़ गई, इनकम टैक्स रेड पड़ गई, किसी स्पाउस की डेथ हो गई, बच्चों का सेपरेशन, तो ये सब चीज़ें स्पैज्म पैदा करती हैं। तो ये जो सब ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं जिसमें स्पैज्म भी काफ़ी रोल प्ले करता है, हर पेशेंट में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो उसके सिम्टम्स होते हैं, कितना उसका ग्लैंड का साइज़ बड़ा है और उसकी टोनिसिटी कितनी है प्रोस्टेट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जब हम उसमें से स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा या मेडिटेशन ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ उतना ही कंपोनेंट कम कर सकती हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से है।
या किगल्स एक्सरसाइजेज लोग करते हैं। तो ये सारी पद्धति, सिट्स बात है जो गर्म पानी में बैठना होता है, तो ये सारी थेरेपीज़ जो हैं स्ट्रेस के एलिमेंट को कम करती हैं। जो डायनेमिक कंपोनेंट है प्रोस्टेट में स्पैज्म क्रिएट करने का, उसको कम करती हैं, लेकिन जो ग्लैंड के साइज़ की वजह से जो बल्क है उसको नहीं कम करती। जो कोई भी दवा अगर उसका ग्लैंड के बल्क को कम कर रही है तो वो एंड्रोजेंस को ख़त्म कर रही है, वो टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म कर रही है, इसलिए उस प्रोस्टेट को थोड़ा बहुत श्रिंक कर रही है, जो कि ड्यूटास्टेराइड या फिनास्ट्राइड ये दवाइयाँ करती थी। तो ऐसे में उन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये पता नहीं चलते। देखिए एलोपैथी और बाकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एलोपैथी में हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट जब आता है मार्केट में तो वो फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, फेज़ 4 ट्रायल सब क्लियर करके, यानी कि उस दवा का इफ़ेक्ट, उस दवा का साइड इफ़ेक्ट, उस साइड इफ़ेक्ट की सिवियरिटी, उस साइड इफ़ेक्ट की प्रोफाइलिंग कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में हो रही है, उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो हर फेज़ में कैलकुलेट होता है और उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट की अप्रूवल मिलती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे यूरोलिफ्ट हो, चाहे रिज्यूम हो, कोई भी थेरेपी। तो हमारे जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके स्टैंडर्ड्स बड़े क्लियर कट हैं, उसके मानक हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी वो दवाई मार्केट में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं इनके इफ़ेक्ट के बारे में तो लोग बात करते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रॉब्लम्स है, इस पे कभी कोई रिसर्च नहीं हुई है और इसके लिए कोई बैकिंग साइंटिफिक डेटा नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं कि श्रिंक हो जाता है कुछ, आपने कहा कि कौन सा हार्मोन श्रिंक होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और तो उसके श्रिंक अगर हो जाता है उसके फिर क्या, उसका क्या असर पड़ता जो है? टेस्टोस्टेरोन है वो मर्दाना हार्मोन है, उसकी कमी की वजह से जो एक मेल की बॉडी बनी है वो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्मोन। इट इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, इट इज़ फॉर अदर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, ओवरऑल मूड, ओवरऑल विगर ऑफ द पर्सन। सो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से दो बड़े इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी होती है उनकी कमज़ोर होती चली जाती है। सेकेंड इज़ जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, एरिथ्रोपोइसिस, वो हैम्पर होने लगती है, इसीलिए इन लोगों में अनीमिया होने लगता है, इनका हीमोग्लोबिन घटने लगता है। तो ये शुरू में तो नहीं पता चलते, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के साथ 6 महीने, साल, 2 साल के बाद ये सारे थेरेपी, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये दिखने लगते हैं मरीज़ों में। जैसे ड्यूटास्टेराइड है, जब इसका साइड इफ़ेक्ट होता है गायनिकोमेजिया, यानी मेल्स के ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होने लगता है, उनकी बॉडी डिसफिगर होने लगती है। जब मर्दाना हार्मोन ख़त्म होने लगता है तो वो फीमेल हार्मोन्स की तरह उनका एक्शन होने लगता है। तो ये सारे बड़े ख़राब साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके बारे में पेशेंट को पूरा पता होना चाहिए। तो जो भी थेरेपी प्रोस्टेट को श्रिंक करेगी वो एंड्रोजेंस के ऊपर एक्ट करेगी और उनको इनहिबिट करेगी, उन्हें ख़त्म करेगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे जो कि शायद उस वक्त पता नहीं चल रहा होता और सिर्फ ये उनको ये लग रहा है कि वो श्रिंकेज हो। सो यूरोलिफ्ट जैसे आपने कहा और वाटर वेपर थेरेपी है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे और हम ये भी अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि होती कैसे है और ये औसतन कितना खर्च अमूमन इस पर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग सवाल पूछ रहे हैं। सो अगले एपिसोड में इस पर बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।